डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे 4th यूनिट में भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष व संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में, जिसमें अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था यूएनओ के कुछ अंगों के संबंध में। उसी मुहिम में आज आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक और तीसरा महत्वपूर्ण अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके संबंध में पिछली कक्षा में अपन दो जो महत्वपूर्ण अंग हैं, जो महासभा और सुरक्षा परिषद, उसके संबंध में पढ़ लिया था। जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख यूएनओ के चार्टर के किस आर्टिकल में है। जो मैंने आपको आर्टिकल बताए थे यूएनओ के चार्टर में कुल 111, उसमें से अनुच्छेद 92 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख दिया हुआ है, जो यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, वह है हेग में, जो नीदरलैंड में है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अब देखते हैं, यह तो हो गई इसकी कुछ प्रारंभिक बातें, इनका उल्लेख और इसका मुख्यालय। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना क्यों की गई थी, इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, ऐसी कौन सी आवश्यकता थी जिससे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी देशों के जो विवाद होते हैं, आपस के अंदर एक दूसरे के विरुद्ध में झगड़ों से संबंधित जो विवाद होते हैं, उन झगड़ों को निपटाने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, यह आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं, आपसी झगड़े होते हैं, उसको निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आपसी झगड़े होते हैं उसको निपटाया जाए। और इसके साथ एक समझौता भी करना पड़ेगा। वो कौन सा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उन विषय जो उसके चार्टर में उल्लेखित हैं, उनको मानने के लिए वो क्या होंगे, प्रतिबद्ध होंगे। यानी इसके जितने भी सदस्य हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वे सभी राष्ट्र सदस्य हैं जो अपने यूएनओ के सदस्य हैं, और वो सभी के सभी जो यूएनओ की जो अपने संविधान है, उनके आर्टिकलों में जिन प्रतिबंधों का उल्लेख दिया हुआ, उनको प्रतिबंधों को मानने के लिए बिल्कुल क्या है, प्रतिबद्ध होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, संपूर्ण गठन की, तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वो सभी राष्ट्र सदस्य होते हैं। यानी इसके मैं गठन की बात कर रहा हूं। गठन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो सदस्य हैं वो सभी राष्ट्र यूएनओ के सदस्य हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। यूएनओ के समस्त सदस्य राष्ट्र इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य होते हैं। और इसके साथ में अगर इनके अलावा कोई जो देश इसका सदस्य नहीं है और वो भी इसमें शामिल होना चाहे, तो महासभा और सुरक्षा परिषद है वो
उसकी सिफारिश के आधार पर जो यूएनओ की जो शर्त हैं उनको मानने वाले होते हैं, उनको भी अपन कह सकते हैं कि ये वो अपने मामले इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जा सकते हैं इस संगठन के अंदर। अर्थात अपन कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन मामलों की भी सुनवाई हो सकती है जो इसके सदस्य राष्ट्र नहीं है उनकी भी, लेकिन बेशक शर्त यह है कि उसके यूएनओ का जो चार्टर है उसके प्रति उनको प्रतिबद्ध होना आवश्यक होगा। और अगर अपन बात करते हैं कि अगर इसके अंदर नए सदस्य शामिल किए जाने हैं तो वो किस प्रकार से शामिल किए जाने हैं, तो जो यूएनओ का जो चार्टर है, संविधान है, उसमें जो प्रतिबंध है उनको स्वीकार करने वाले देश सभी के सभी इसके सदस्य बन सकते हैं। और साथ में ही महासभा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक निश्चित व्यय के लिए अनुदान या जो राशि है अपन कह सकते हैं वो एक निर्धारित करती है विभिन्न देशों के लिए, वो उनको देना आवश्यक है, उसके बाद में उसकी सदस्यता ले सकते हैं। अब अगर बात करते हैं इसके बाद में वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान के अंदर जो है वो है 15, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है वो 15 होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें जो न्यायाधीशों की कुल संख्या है वो है 15, ये आपको ध्यान में रखना है। और अब बात करते हैं कि ये न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, वो ये किसको चुना जाता है, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून होते हैं उसके वो जानकार होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नियम या अपन कह सकते हैं कानून के ज्ञाता होने चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है। और कहने का भावार्थ होगा कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का विधिवेता होना चाहिए, जो नियम कानून है उनका जानकार होना चाहिए, और जो अपने देश में जो सर्वोच्च अदालत है उसकी नियुक्ति के संबंध में योग्यता रखता हो। साथ में व्यक्तिगत चरित्र को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है कि नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए, नैतिक उत्तम चरित्र जिसे अपन बोलते हैं, उच्च नैतिक चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए, इसके लिए ये योग्यता ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगर बात करते हैं कि न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस प्रकार से चुनाव किया जाता है, तो सुरक्षा परिषद और महासभा इन दोनों में जिनको समर्थन प्राप्त होता है बहुमत के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अर्थात इनका अगर अपन चुनाव की बात करते हैं, चुनाव तो चुनाव होता है वो होता है महासभा, महासभा व सुरक्षा परिषद के बहुमत के आधार पर, यानी कि सुरक्षा परिषद और महासभा इनका चुनाव करती हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। और अपन ये कह सकते हैं कि जो महासभा तथा जो सुरक्षा परिषद है वो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र न्यायालय के सदस्य के रूप में जो उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है, वो उम्मीदवार अपन कह सकते हैं कि सुरक्षा व महासभा में पूर्ण बहुमत कर लेना आवश्यक होता है, और जैसे ही वो बहुमत हासिल कर लेता है उसके बाद में वो न्यायाधीश बन जाता है किसका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। कहने का भावार्थ ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय उसके न्यायाधीशों का जो चुनाव का कार्य वो करती है महासभा और सुरक्षा परिषद बहुमत के आधार पर। तो अब अगर इससे आगे अपन बात करते हैं कि इस प्रकार से जो चुनाव होता है उन न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या रहता है, कार्यकाल, तो कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का रहता है वह रहता है 9 वर्ष। 9 वर्ष के लिए न्यायाधीश चुना जाता है, और इसमें एक विशेष बात यह है कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसकी जगह 5 नए न्यायाधीश चुन लिए जाते हैं। अर्थात वैसे तो इसका कार्यकाल एक न्यायाधीश का 5 वर्ष हो गया, लेकिन प्रति 3 वर्ष बाद
5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसकी जगह 5 के आ जाते हैं। फिर इनकी सेवानिवृत्ति के बाद में इनकी जगह 5 न्यायाधीश और चुन लिए जाते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। और साथ में यह आपको ध्यान में रखना है कि जो राष्ट्रीय सरकारें हैं न्यायाधीशों को मनोनीत करने से अपने चुनाव में भाग लेती हैं, परंतु जो न्यायाधीश हैं न तो अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और न ही सरकार के निर्देशों के अनुसार। यानी जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश से चुने जाते हैं वो एक प्रकार से किसी देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ना ही वो अपने देश की सरकार के दिशा निर्देशानुसार चलते हैं। वो संपूर्ण विश्व को ही अपना एक देश मानकर सब का अपन कह सकते हैं एक प्रकार से जो सही है उस बात का फैसला करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इसी उद्देश्य के साथ ये अपना कार्य भी करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ये कोई किसी देश का प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करते, वो सभी देशों के प्रतिनिधि के रूप में एक प्रकार से कार्य करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगर अपन बात करते हैं भारत के न्यायाधीश की, तो वो है लगातार दूसरी बार बना है, जो न्यायाधीश बना है दलवीर सिंह भंडारी। यानी कि वर्तमान में भारत का जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश है वह है वर्तमान में भारत का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश है वह है दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर सिंह भंडारी, यह आपको ध्यान में रखना है। यह लगातार दूसरी बार बने हैं और इसका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। और अगर अपन बात करते हैं वर्तमान में, आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता देता हूं, वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश अपन कह सकते हैं या अध्यक्ष है वह है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। यह भी आपको ध्यान में रखना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो अध्यक्ष है वह है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। यह आपको ध्यान में रखना है। और जो ये वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अहमद कावी अहमद यूसुफ जो अध्यक्ष है वह है सोमालिया राष्ट्र का। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता देता हूं, सोमालिया का ये नागरिक है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष पद पर वर्तमान में कार्यरत है। और वर्तमान में जो भारत का जो न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वह है दलवीर सिंह भंडारी। इसके साथ ही मैं आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता देता हूं, जो आज तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के व्यक्ति जो न्यायाधीश पद पर विराजित हुए हैं उसमें एक तो है रघुनंदन स्वरूप पाठक, जिसको अपन शॉर्ट में RS पाठक भी बोलते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने थे वो बने थे 1989-81 के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है, जो इम्पोर्टेंट है। 1989 के अंदर ही। और उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं नगेंद्र सिंह, ये भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके बाद में अगर बात करते हैं वेनेगल राव, ये भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। यानी RS पाठक रह चुके हैं,
नगेंद्र सिंह रह चुके हैं, वेनेगल राव रह चुके हैं। वर्तमान में दूसरी बार लगातार बने हैं, वो बने हैं दलवीर सिंह भंडारी। और आपकी सामान्य जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, ये दलवीर सिंह भंडारी जब ये चुने गए थे पीछे 1819 के अंदर, तो उस समय इनको जो मत प्राप्त हुआ था यूएनओ में, 193 सदस्यों में से 183 मत इसके पक्ष में आए थे। और लगातार ये दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश बने हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकारों और शक्तियों की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार, यह भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि इसकी शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार क्या है। तो विशेषकर इनकी जो शक्ति है, उनके क्षेत्राधिकारों को मुख्यतः अपन 3 भागों में बांटते हैं। एक तो है इनकी ऐच्छिक शक्ति या ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे अधिकार आते हैं जो राष्ट्र जिन विवादों में हैं, या अपन कह सकते हैं जिन राष्ट्रों का जो कोई आपसी विवाद होता है, तो वो बाध्य नहीं है कि वो इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर ही जाएं। यानी कि जब कोई 2 देशों के बीच में या किन्हीं देशों के मध्य आपसी विवाद हो जाता है और वो राष्ट्र ये चाहे, उचित समझे कि इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाना चाहे, तभी उन पर सुनवाई होती है। वो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्वयं में इस प्रकार से किसी के भी कार्य में या किसी के विवादों में एक प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करता। तो ये होते हैं इसके ऐच्छिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अर्थात अपन कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास राज्यों के मुक्त में संबंध में ऐसे क्षेत्राधिकार हैं जो राज्य मुक्त में किसी समझौते के अंतर्गत इसमें लाते हैं, या किसी भी राज्य के प्रतिबंध नहीं है कि वो अपने मुक्त में उसी न्यायालय में लेकर आए। यानी कि विभिन्न राष्ट्रों में, या अपन कह सकते हैं राष्ट्रों के मध्य आपसी विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि वो कहीं दूसरी जगह भी उसकी सुनवाई करवा सकते हैं। तो वो उनके अपने कह सकते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक ऐच्छिक क्षेत्राधिकार है। लेकिन ऐसे मामले किसी भी अपन कह सकते हैं संधि या समझौते से संबंधित नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ के तहत आपसी कोई समझौता हुआ है तो उसके संबंध में इस प्रकार से वो राज्य बाधित नहीं है कि उसकी सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में की जाए और वो न्यायालय उसकी सुने, यह आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के जो क्षेत्राधिकार हैं वो आते हैं ऐच्छिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगर बात करते हैं पर अनिवार्य क्षेत्राधिकार जो कंपलसरी होते हैं, वो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ के तहत अगर कोई संधि या समझौता हुआ है, अर्थात अपन कह सकते हैं अनिवार्य क्षेत्राधिकार कंपलसरी जो होते हैं, अनिवार्य क्षेत्राधिकार। यानी कि यूएनओ के तहत किन्हीं राष्ट्रों के मध्य संधि की बात आती है, संधि अथवा समझौते की बात आती है, या संधि की व्याख्या की बात आती है, संधि की व्याख्या संबंधी कोई बात आती है, तो उसकी सुनवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बाधित होता है, उसकी सुनवाई करना अनिवार्य होता है। या कोई बात आती है अंतर्राष्ट्रीय किसी नियम कानून के संबंध में, व्याख्या से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून के संबंध में, यह भी आपको ध्यान में रखना है। या फिर अगर अपन बात करते हैं कि किसी भी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिबंध होते हैं जो यूएनओ के द्वारा लगाए गए हैं, उस स्थिति में क्षतिपूर्ति की बात आती है, सीमा से संबंधित बात आती है, तो उसके संबंध में भी सुनवाई जो होती है वो एक प्रकार से अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। ये भी अपने को ध्यान में रखना है।
और साथ में अगर बात करते हैं इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण है वह है एक प्रकार से सलाहकारी के रूप में भी इसकी क्षेत्राधिकारों को शामिल किया गया है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अब देखते हैं सलाहकार क्षेत्राधिकार कौन से हैं। तो सलाह के संबंध में अगर अपन बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो संगठन जो अंग है, महासभा, सुरक्षा परिषद द्वारा जो विशिष्ट एजेंसियां कानून के संबंध में एक प्रकार से अपन कह सकते हैं लिखित निवेदन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून की जानकारी प्राप्त कर सकती है। और आपको ध्यान में रहे कि इस प्रकार की जो सलाह दी जाती है वो सलाह उस एजेंसी के द्वारा मानना बिल्कुल भी बाध्य नहीं है, वो केवल एक सलाह के रूप में होती है, वो किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं माना जाता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अपन कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास जो महासभा और जो सुरक्षा परिषद है उसके द्वारा स्थापित की कोई विशिष्ट एजेंसी होती है, अर्थात अपन कह सकते हैं कोई समिति होती है, वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न कानून, ये ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न नियम कानून आदि के संबंध में लिखित रूप में निवेदन के तहत सलाह ले सकती है। और इस प्रकार की सलाह वो एजेंसी या समिति मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो केवल और केवल क्या है, एक सलाह के रूप में ही है, जो एक इस अपने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये हो गई इसके गठन के संबंध में, इसके न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में, उनकी नियुक्ति के संबंध में, उसके कार्यकाल के संबंध में और इसकी क्षेत्राधिकार के संबंध में। आज के लिए अगला ही कल की कक्षा में अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे न्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और सचिवालय के संबंध में। धन्यवाद।